बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम एसएसटी के सिलेबस का जो पेडागोजी सेक्शन है उसका दूसरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। अच्छा, इससे पहले कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पे जाऊं या सुपरविजन के बारे में आपको बताऊं, तो हमारे पास मेन जो है वो तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एक है मैनेजमेंट, ठीक है, दरमियान में इसके होती है सुपरविजन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुपरवाइज करती है किसको, मैनेजमेंट के काम को। अच्छा, मैं ज़रा सा आपको सिंपल इसको करके समझाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, एक वसी टर्म है। मैनेजमेंट उसके मुकाबले में जो है वो कम है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, और मैनेजमेंट का काम होता है उन पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करवाना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेशनल लेवल के समझ लें, प्रोविंशियल लेवल के जो डिसीजन होते हैं वो लेती है, पॉलिसीज़ बनाती है। और मैनेजमेंट जो है ये कदरे लोअर उसका पार्ट है, जो कि क्या करता है, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता है या करता है। मिसाल के तौर पर आपका एक एजुकेशन मिनिस्टर है, आपका एजुकेशन का सेक्रेटरी है, आपका एजुकेशन का एडिशनल सेक्रेटरी है, आपके पास ऊपर वाली हायरार्की में देखें तो आपके पास डीपीआईज होते हैं, ठीक है, डीपीआई सेकेंडरी है, डीपीआई एलिमेंट्री है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कदरे लोअर है। आपकी डिस्ट्रिक्ट पे जो एजुकेशन का आपका सरबराह बैठा है, चूँकि डिफरेंट प्रोविंसेस में उनके डिफरेंट नाम हैं। पंजाब में हमारे पास जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, ठीक है, एक लाइन है पूरी। इसी तरह बाकी प्रोविंसेस में भी साफ जाहिर है कोई ना कोई हायरार्की होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बैठी होगी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे कहाँ तक चले जाएंगे हम, स्कूल के हेडमास्टर तक और टीचर तक। ये सारे क्या कराते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सिंपल सी बात है। अब एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाती है, जिस तरह मैंने कहा, मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करवाती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी बना दी कि फ़र्ज़ करें स्कूलों के अंदर एक पीरियड जो है आपने लाजमी तौर पे रखना है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, ठीक है, तो वो पॉलिसी बना के छोड़ देंगे। अब ये नीचे वाली हायरार्की का काम है, ये हमारे सीईओ का काम है, हमारे डीईओ का काम है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करवाए। हमारे प्रिंसिपल का काम है, हेडमास्टर का काम है कि वो इंश्योर करे कि वो जो एक हमने कहा कि एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक पीरियड है वो स्कूल के अंदर कंडक्ट करवाया जाए। अच्छा, अब सुपरविजन क्या है? सुपरविजन जो है इन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। अब एक पॉलिसी बनाती है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट उसे इम्प्लीमेंट करवाती है, सुपरविजन जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो पॉलिसीज़ पे बिनवन अमल हो रहा है। अगर हो रहा है अमल तो क्या उसके हमें जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। अजान हो जाए फिर इसको कंटिन्यू कर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिस कौन से, मिनिस्टर से, ठीक है, विच मीन्स जिसका मतलब है सर्विस रेंडर टू अदर फॉर देयर वेलफेयर, दूसरों की भलाई के लिए जो भी उनकी खिदमत की जाए उसको हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और अगर हम मॉडर्न लिटरेचर में एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, एक्ट और प्रोसेस है ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग स्पेशली द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट और लार्ज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वही जो बात मैंने की कि मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन करना, कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं क्या मैनेजमेंट जो है उन पे अमल करवा रही है या नहीं, या उनको अमल करवाना, ठीक है। तो ये है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। बहरहाल इसकी और भी डेफिनेशन है, हम आगे चल के देखते हैं। द बेसिक
एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द नीड टू गेट थिंग्स डन फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अकम्प्लिश्ड। अब वो कहता है कि जो एम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये होता है कि अपने जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए होते हैं, कोई भी पॉलिसी जब हम बनाते हैं जाहिर सी बात है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ ना कुछ, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो कुछ भी हो या जो कुछ भी करना पड़े, ये हमारा मकसद होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें अचीव होने चाहिए। ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग मैन एंड मटेरियल टुगेदर फॉर इफेक्टिव एंड फंक्शनल टीचिंग एंड लर्निंग इन द स्कूल। अब उसने कहा कि आपने इकट्ठा करना है मैन एंड मटेरियल को। ठीक है, मैन एंड मटेरियल को इकट्ठा करना है ताकि आपका स्कूल के अंदर, ठीक है, जो टीचिंग है और जो लर्निंग हो रही है वो इफेक्टिव भी हो और फंक्शनल भी। ठीक है, ये असल काम है किसका, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको हम देख लेते हैं। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में जो डेफिनेशन है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की वो ये है, ऑल दोज टेक्निक्स एंड प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन ऑपरेटिंग द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कहता है वो तमाम टेक्निक्स या तरीक़ाकार, ठीक है, जो कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज डिफाइंड एज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो हमने पॉलिसीज़ बना दी तो उनके मुताबिक वो जितने भी तरीक़ाकार या टेक्निक्स हम अपने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, उन्हें हम नाम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को उसने टेक्निक्स और प्रोसीजर्स कहा है। अब नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल स्टेटमेंटशिप है which guides educational activities, plans program, mid facilities and provides leadership in a long term but broad social perspective। अब यहाँ पे जो नेशनल सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास एक सोशल स्टेट्समैनशिप कहते हैं, बादशाहत को, एक रियासत को। ठीक है, तो वो कहता है कि ये एक समाजी तौर पे एक ऐसी तर्ज हुक्मरानी है, ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जिससे हम एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जो हमारे प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो करते हैं। ठीक है, उनकी रहनुमाई और दूसरा हम जो है लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो यहाँ पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गाइड करना, ठीक है, और लीडरशिप प्रोवाइड करना। यानी कि अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो ये गाइड की तरफ जाती है, रहनुमाई की तरफ जाती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो बता रही है। इसी तरह आर मॉर्ट ने जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन बताई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ वन ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, इन्फ्लुएंसिंग वन ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के एक ग्रुप पे असरअंदाज होना। ठीक है, वो ग्रुप कौन सा है भाई, वो है हमारे पास स्टूडेंट का, वो ग्रुप है किसका, स्टूडेंट्स का। फिर टू ग्रो टूवर्ड्स डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाना, यूटिलाइजिंग अ सेकंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के दूसरे ग्रुप को इस्तेमाल करते हो। दूसरा ग्रुप कौन सा है भाई, वो टीचर है। जाहिर है वो कहता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर असरअंदाज होने का नाम है और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना टीचर्स की मदद से। ठीक है, और फिर जो है उसमें वो थर्ड ग्रुप ऑफ पब्लिक की जो बात करता है वो क्या है हमारे पास, कंसर्न विद बोथ ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स यूज टू अचीव देम, यानी कि हमारे मकासद क्या हैं और हमारे ज़राए क्या हैं उन मकासद को हासिल करने के। तो बेसिकली आर मॉड जो है वो तीन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। वो कहता है तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, दूसरे टीचर्स हैं, और तीसरी चीज़ हमारे ऑब्जेक्टिव्स और मीन्स हैं, कि वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने किस तरह जो है वो हासिल करना है।
अच्छा ठीक है, अगली डेफिनेशन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहरहाल आपने इसको देख लेना है। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स स्कोप, तो ये इसकी क्या अहमियत है, बहरहाल हम इसे आगे जाके देखते हैं। द स्कोप ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर 5 एरियाज मोर प्रिसाइजली। अच्छा, इसमें 5 चीजें जो हैं वो हम देखेंगे। पहली बात है प्रोडक्शन। पहली चीज इसमें है हमारे पास प्रोडक्शन, रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन विच हैव बीन सेट अप बाय द सोसाइटी। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे गोल्स सेट किए गए हैं, जाहिर सी बात है कोई भी काम करना हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो सोसाइटीज़ को देख के, कंट्रीज़ को देखते हैं, नेशन वाइड देख के हम जो इसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पहला काम जो है कि उन गोल्स को अमली जामा पहलाना, ठीक है, यानी कि वो टारगेट्स, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो गोल्स, वो एम्स, वो सारे के सारे अचीव करना। दूसरी बात, अश्योरिंग पब्लिक यूज। अच्छा, अब जो प्रोडक्शन हमारे पास आएगी, ठीक है, उसको अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना, और हमारे ऑब्जेक्टिव वो कहता है इस टाइप के हूँ कि कल को अगर हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर लेते हैं तो वो हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। थर्ड है हमारे पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अब देखें, जाहिर सी बात है कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशन होगा, तो वहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इसका बड़ा रोल है। फाइनेंस के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रेफर्स टू द रिसीट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 2 काम है, वो कहता है कि इसमें रिसीट यानी कि उसको हासिल करना, फिर डिस्बर्स करना, उसे आगे तकसीम कर देना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। किसकी एक्टिविटीज़ भाई? ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, उसके बाद है पर्सनल। तो पर्सनल जो है ये मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें बंदों की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है। तो वो जो बंदे हैं, वो जो हमारे पास वर्कर हैं, वो जो हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, वो कहलाते हैं पर्सनल्स। तो ये पर्सनल जो है ये भी एक किस्म का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का होना, उनके दरमियान राब्ते का होना, और उनको एक दूसरे को एतमाद में लेके चलना, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कहता है इट इंश्योर्स दैट द क्लोज इंटररिलेशन इंटीग्रेशन ऑफ, देखें इंटीग्रेशन का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है, ऑफ ऑल द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइज सच एज पर्सनल, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मतलब उसको सारी चीज़ें जो ज़रूरियात हैं एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको इकट्ठा सबको लेके चलना। अगर इनमें एक भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है, फ़र्ज़ करें पर्सनल नहीं है भाई, काम कौन करेगा? फाइनेंस नहीं है, काम होगा कैसे? ठीक है, और अगर प्रोडक्शन नहीं है हमारे डिज़ायर रिजल्ट की, तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारे का सारा काम फजूल है फिर। अच्छा, अब बात अगर करते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जो है इसके डिफरेंट विंग्स होते हैं, ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, आपने नाम भी उनके सुने हुए होंगे। सबसे पहला नाम आता है एजुकेशनल प्लानिंग का। देखें, प्लानिंग के ऊपर एक तो हमारा पूरे का पूरा एक आर्टिकल है, एक पूरा टॉपिक है, जिसमें हम प्लानिंग को इंशाल्लाह 2 से 3 दिन पढ़ते रहेंगे। मैं ज़रा यहाँ पे आपको एक उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग ज़रूरी है। इवन कि आपने सुबह स्कूल जाना है, आपने सुबह कॉलेज जाना है, आपने वहाँ पे क्या टीच करना है, आप सारा प्लान करके जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके सोते वक्त आपके माइंड में होता है कि सुबह इतने बजे उठूंगा, मैंने नाश्ता करना है, वो फलाम काम भी मैंने करना है, और उसके बाद मैंने अपना स्कूल कॉलेज भी जाना है। दैट्स प्लानिंग। सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक छोटा सा काम जो हमारा स्कूल और कॉलेज जाने वाला है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो क्या इतने बड़े बड़े नेशन वाइड जो हमारे काम हो रहे हैं तो विदाउट प्लानिंग तो नहीं हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करना। अब प्लानिंग में हम आगे देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, कितनी हमें जो है वो मैन पावर की ज़रूरत है, ठीक है, ये सारे कुछ देख के
तो ये सारा हम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे पहला जो काम आता है वो है हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वन इज़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जाहिर सी बात है, हम चूँकि एजुकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं तो उससे मुराद हमारा स्कूल हो सकता है, उससे हमारा कॉलेज हो सकता है, और यहाँ पे हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा स्कूल होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, रिसोर्सेज में हमारे पास उसका बजट आ जाता है, रिसोर्सेज में हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, वो हमारे पास बिल्डिंग हो सकती है, वो हमारे पास फर्नीचर हो सकता है, वो हमारे पास अदर मैनी थिंग्स जो आप स्कूलों के अंदर देखते हैं, ये सारी की सारी रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। तो वो तमाम रिसोर्सेज जो हमने एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए किए होते हैं, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल होता है कि वो चीज़ों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। अब नेक्स्ट है एजुकेशनल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब हिदायत देना, जाहिर सी बात है। अब अगर आपने एक इदारा बना दिया है तो कोई डायरेक्शन देने वाला तो हो, कोई गाइड करने वाला तो हो। तो ज़ाहिर है एक अथॉरिटी की हमें ज़रूरत होती है कि जो वो जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो उनको आगे जाके पहुंचाए, डायरेक्ट करे, और अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मसाइल आ रहे हैं तो उन मसाइल को भी वही हल करेगी आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, या उससे रिलेटेड जो प्रॉपर गाइडलाइन है वो आपको देगी। इसी तरह एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलजुल के काम करना, तो स्मूथ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। आप मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, अगर हेड और स्टाफ की आपस में नहीं बन रही, प्रिंसिपल और स्टाफ की आपस में नहीं बन रही, जाहिर सी बात है वो इदारा प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो गुजारा तो कर सकता है, चलता रहेगा, लेकिन उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत बड़ा एक किस्म का एलिमेंट है हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद एजुकेशनल सुपरविज़न है। तो सुपरविज़न के बारे में जो है हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज़ करना। मिसाल के तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो PMIU की तरफ से को पिछले सालों में जो है कुछ क्लासरूम्स के लिए बजट दिए गए कि आप क्लासरूम्स बनाएं। अब जाहिर सी बात है पॉलिसी उन्होंने बनाई और बजट दे दिया, अब इम्प्लीमेंट करवाना है किसने, वो आपके स्कूल के हेड ने करवाना था। तो उन्होंने सुपरविज़न के लिए फिर अपनी टीमें भी भेजी और मुतलका इलाके में जो है उन्होंने इंजीनियर्स को हायर किया कि जो उसको मुसलसल वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी क्लासरूम्स की वो उन्हें मुसलसल जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो सुपरविज़न का तो बहुत बड़ा रोल है, वो एक किस्म का एक एडमिनिस्ट्रेशन की आँख होती है जो कि देख रही होती है और प्रॉपर फीडबैक जो है वो वापस एडमिनिस्ट्रेशन को दे रही होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस फीडबैक पे जो है अपनी पॉलिसीज़ दोबारा से अगर उन्होंने उसको अमेंड करना है या न्यू बनाना है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी सुपरविज़न का फीडबैक होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी बनाएगी। उसके बाद एजुकेशनल कंट्रोल है। जाहिर सी बात है कोई भी काम हो रहा है तो उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज थ्रू, अच्छा ये कंट्रोल का जो है ना ये मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। मैनेजमेंट भी आगे हमारा पूरा एक टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। इन अदर्स टू फुलफिल द पर्पसेस ऑफ एवेल्युएशन द टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल आर द पॉलिसीज, द बजट, ठीक है, ऑडिटिंग, टाइम टेबल, करिकुलम, पर्सनल रिकॉर्ड्स ETC, ठीक है। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ सारे अगर बजट दिया जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो ऑडिट भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टीचर हैं, तो टाइम टेबल के ज़रिए आप जो है उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, ठीक है। करिकुलम के ज़रिए भी हम करते हैं, बहरहाल करिकुलम का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो करिकुलम क्या है। अच्छा नेक्स्ट आ जाती है एजुकेशनल एवेल्युएशन। तो जाहिर सी बात है कोई पॉलिसी बनती है तो एंड पे उसको एवेल्युएट भी किया जाता है कि आया ये हमने पॉलिसी बनाई कितने परसेंट जो है हमने अपने टारगेट्स अचीव किए, कितने परसेंट इसमें फला आया। फिर वो देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है, उसके सक्सेस और फेलियर के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, तो फिर जो है वो देखते हैं कि
फिर इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो एवेल्युएशन तो भाई हर जगह ज़रूरी है। आप बच्चों को स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, आप उनका टेस्ट लेके उन्हें एवेल्युएट कर रहे थे, मतलब एवेल्युएशन तो जाहिर सी बात है, हमारी अपनी भी इंसानों की भी एवेल्युएशन होनी है ऊपर जाके। तो उसके बाद आ जाता है प्रोविंशियल एंड रीजनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे अब बात करते हैं 2010 से पहले पहले, बिफोर 2010। 2010 से पहले पहले हमारे पास जो एजुकेशन थी वो थी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। हेल्थ भी थी, लेकिन हेल्थ हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम अपना एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डील करती थी एजुकेशन को 2010 से पहले पहले। 2010 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लाई गई 18th अमेंडमेंट। अगर आप में से कोई न्यूज़ सुनता है तो इसकी बड़ी हर वक्त चर्चा रहती है 18th अमेंडमेंट की, ठीक है, 18वीं तरमीम। अब इसमें क्या किया कि उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ उठा के सूबों को दे दिया, ठीक है। अब जब सूबों को दे दिया कि भाई हम आपको बजट देंगे, वफाक ने कहा हम आपको बजट देंगे, आप अपनी किताबें भी खुद छापेंगे, अपने एग्ज़ाम भी खुद लेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद करेंगे, अपने इदारे भी खुद संभालेंगे, नए इदारे बनाने भी आपने हैं, गिराने भी आपने हैं, ठेके पे भी आपने ही देने हैं, ठीक है। तो 18th अमेंडमेंट में एक और आर्टिकल आया जिसका मैं जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, आर्टिकल 25A। बड़ा आपने सुना होगा आर्टिकल 25A। अब इस आर्टिकल का ये था कि 5 से 16 साल के बच्चों को फ्री, दो लफ्ज़ याद रखने, एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन 5 से 16 साल तक फ्री होनी चाहिए और कंपल्सरी भी होनी चाहिए, यानी कि हर बंदा 5 से 16 साल की उम्र तक पढ़े, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि चूंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन स्कूलों की वो सूबों के पास चली गई, तो हम अब ज़रा देखते हैं हायरार्की के सूबों के अंदर हमारी हायरार्की कैसे होती है। जी, ये है हमारे पास प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, पाइट। अब ये हर सूबे के अंदर बना हुआ है। अगर आप चेक कर लें गूगल के ऊपर भी, तो पाइट जो है वो सिंध में भी है, KPK में भी है। अलबत्ता पंजाब का मुझे कंफर्म नहीं है कि पंजाब में मैं काफ़ी अरसा एजुकेशन से रहा हूँ रिलेटेड, तो बहरहाल मैंने पंजाब में शायद इसको ख़त्म कर दिया गया और इसका नेम चेंज कर दिया गया हो। बहरहाल KPK में तो मैं इसको देख रहा था, सिंध में बलूचिस्तान में पाइट अभी फंक्शन है, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, पाइट। मेरे ख्याल में पंजाब में एक इदारा अब नया चल रहा है पैक्टा के नाम से, ठीक है। तो ये जो है पंजाब में इसका नाम में भी पैक्टा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है हायरार्की, इसमें सबसे बड़ा इसका एक डायरेक्टर बैठता है 20वें स्केल का, उसके नीचे 2 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का और एक एकेडमिक का, तो ये दोनों 19 स्केल के होते हैं। फिर इनके नीचे 2 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं 17 के, एक बजट एंड अकाउंट का है, एक दूसरे कामों के लिए होता है। इसी तरह एकेडमिक के अंडर जो है वो इंस्ट्रक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, होते हैं, और लाइब्रेरियन उसके अंडर होता है। अब पाइट जो है ये किसके साथ कोलैबोरेट करता है, यानी कि इस किन के साथ मिलके ये काम करता है, तो ये पाइट KP की ज़रा बात की गई है, KP मीन खैबर पख्तूनख्वा। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के राइट है, DCT है, बाकी एक इदारा AEPM इस्लामाबाद है, अच्छा NGOs हैं, प्राइवेट इदारे हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, अदर पाइट्स इन द कंट्रीज़ हैं, यानी कि बाकी जो सूबों में हैं, और इसी तरह AKU IED कराची, ये भी एक इदारा है, ये भी उसके साथ कोलैबोरेट करता है, यानी कि मिलजुल के काम करते हैं। तो ये डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन KP पेशावर में इसका है, ठीक है। तो ये हायरार्की है किसकी, पाइट की, जो कि KP के अंदर है। ये कुछ आपने राइट पढ़ा है, DCT पढ़ा है, ये सारी चीज़ें मैंने आगे इनको टेबल में लिखा हुआ है कि इनसे क्या मुराद है। अच्छा, ये वो जो एवेल्युएशन की बात हम कर रहे थे, ये उसका
बकाया हिस्सा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एवेल्युएशन को। तो एवेल्युएशन में क्या होता है हमारे पास, रेगुलरिटी स्टाफ की चेक करना, 100% अटेंडेंस, ठीक है। अगर तो ट्रेनिंग हो रही है तो प्री एंड पोस्ट टेस्ट अचीवमेंट्स होती हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन को देखना, एटीट्यूड बिहेवियर है, सेल्फ पेयर परफॉर्मेंस असाइनमेंट, तो ये सारी आसान सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है टारगेट पॉपुलेशन फॉर टीचर्स आर, ठीक है। तो टीचर्स की जो टारगेट पॉपुलेशन, उसमें हमारे पास प्राइमरी स्कूल में टीचर्स होते हैं, मिडिल स्कूल में होते हैं, सेकेंडरी या हाई स्कूल जिनको हम बोलते हैं उनमें टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एफएससी एफए की क्लासेस होती हैं, कम्युनिटी स्कूल टीचर होते हैं, फीडर स्कूल टीचर, ये जो छोटे से इदारे होते हैं, एनसीएचडी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, या एक लिटरेसी के स्कूल होते हैं तो उनके अंदर जो टीचर होते हैं, या ये एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम टीचर यानी कि एएलपी टीचर्स। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर इनमें कौन से होते हैं, हेड्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स हैं, हेड टीचर हैं मिडिल स्कूल के, हेड मास्टर हाई स्कूलों के, सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स हो गए, और इसी तरह जो है एजुकेशनल मैनेजर्स में आ जाते हैं डीओज, डिप्टी डीओज, ईएसडीओज, ठीक है। ये होता है एएस से मुराद यहाँ पे असिस्टेंट डीईओ है, असिस्टेंट डीओज हैं, हेड्स हैं, प्रिंसिपल हैं, राइट हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये टर्मिनोलॉजीज भी नीचे दी हुई है। अच्छा, ट्रेनिंग, अगर मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ट्रेनिंग में क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, ग्रुप वर्क एक्टिविटीज़। अगर आप में से किसी ने ट्रेनिंग की है आपको पता होगा, ग्रुप वर्क होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, आईसीटी का यूज़ होता है यानी कि मल्टीमीडिया और इस तरह की चीज़ें। प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो ग्रुप प्रेजेंटेशन भी है, इंडिविजुअल भी है, स्टडी टूर्स हैं, वर्क बुक रिव्यूज़ हैं, रिपोर्ट राइटिंग, और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी की। अब ये एक पंजाब का हायरार्की दिखाई गई है जो कि डीपीआई सेकेंडरी से स्टार्ट की गई, ठीक है। तो उसमें डीपीआई होता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, डीपीआई मीन डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ये पंजाब लेवल पे दो होते हैं, डीपीआई सेकेंडरी और डीपीआई एलिमेंट्री, ठीक है। तो इसकी हायरार्की बताई गई है कि इसके नीचे एक डायरेक्टर होता है, पी एंड बी प्लानिंग एंड बजटिंग, एडीपी सेकेंडरी है, डायरेक्टर एडमिन होता है, फिर डायरेक्टर एडमिन इसके नीचे है। ये एडीपी सेकेंडरी की बात करें तो इसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, उनके नीचे सुपरिटेंडिंग होते हैं और सपोर्टिंग स्टाफ। इसी तरह ये जो आपके पास डायरेक्टर एडमिन है, इसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सुपरिटेंडिंग हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और देखें ना, ये हरारकी बस यही चल रही है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट और सपोर्टिंग स्टाफ, सारा कुछ, ठीक है। तो ये अब्रीविएशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। एसईडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एडीपी क्या होता है जी, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर ये से लिखा हो तो सेक्रेटरी है, प्रोब मीन प्रोब्स इंक्वायरीज। अच्छा, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एसओ सेक्शन ऑफिसर है, एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, ईआर एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, ए एंड सी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ई एंड आर लिखा होगा एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स, जिस तरह वो हमने अभी देखा कि पी एंड बी लिखा हुआ था, प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो आई एंड सी इंस्पेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। बहरहाल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसे देख भी लेना है, याद भी कर लेना है, ठीक है। ये हायरार्की लिखी थी लेकिन ये काफ़ी पुरानी है, जब राना मशहूद हुआ करता था हमारा मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, और अब्दुल जब्बार शाहीन जो है सेक्रेटरी था। अगर आप में से कोई पुराना टीचर है तो वो इन दोनों हजरात को जानता होगा। ये शहबाज शरीफ के दौर में जो है 2013 से 18 का दौर में ये सारे थे, ठीक है। तो इसकी अगर हायरार्की देखते हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी, देखें ना, स्पेशल एक सेक्रेटरी एजुकेशन है, उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी होता है, फिर ये सारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं मुख्तलिफ उसके, यानी कि ये एक बजट प्लानिंग का है, ये जर्नल है, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का है, ये स्कूल्स का है, ठीक है। ये ईआर अभी हमने ऊपर पढ़ा, एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स। फिर इन सब के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं,
डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे सेक्शन ऑफिसर होते हैं, एसओ जिन्हें कहते हैं। सेक्शन ऑफिसर एक ट्रेनिंग का है, कोई एजुकेशनल रिफॉर्म्स का है, कोई सेक्शन ऑफिसर एडमिन है, ठीक है, कोई आई एंड सी का है, कोई ई एंड डी का है। तो ये सारी चीज़ें, आई एंड सी ये खड़ा इंस्पेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ई एंड डी इंक्वायरीज एंड डिसिप्लिन। तो बहरहाल ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए और उनके काम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल के जो हेड्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप लोग जानते हैं स्कूल हेड्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसका हायर अथॉरिटी के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है, उसने अपनी लोअर जो उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके टीचर उसके साथ काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज़ करना, उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको फैसिलिटेट करना। तो बहुत सारे काम होते हैं। फिर ये काम नहीं है, फिर उसका काम बजटिंग का भी है कि उसने बजट का प्लान भी करना है कि मेरे पास इतना बजट आएगा या आ गया है, मैंने इसको कहाँ कहाँ पे लगाना है। अच्छा, उसको फिर कम्युनिटी के साथ भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। कम्युनिटी जैसे पंजाब के अंदर स्कूल काउंसिल्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है, उनको भी इन्वॉल्व करना, बजट के सिलसिले में प्लानिंग करना। अपने स्कूल के अंदर कोई भी अगर उसने काम करवाना है या कोई एडीपी स्कीम आ जाती है, एनुअल डेवलपमेंट स्कीम आ जाती है हुकूमत की तरफ से, जिसमें उसको क्लासरूम दिए गए हैं, उसे लैब दिए गए हैं, लैब दिया गया है, उसे कुछ भी दिया जाए, तो वो सारे का सारा काम जो है उस हेड के ज़िम्मा होता है और वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ मिलके वो चीज़ें सारी करता है। उसके बाद स्टाफिंग है। स्टाफिंग का मतलब अपने स्टाफ के साथ उसकी डीलिंग, ठीक है। कुछ ऐसा स्टाफ होता है जिसको रिक्रूट भी हेड ने करना होता है। फ़र्ज़ करें आप पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें जो हाई स्कूलों के हेडमास्टर हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं क्लास 4 की, नायब कासिद की, माली की, ठीक है। तो स्टाफिंग भी उसमें अंदर शामिल है। फिर उन्हें फैसिलिटेट करना, आपके पास जो टीचर हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनको सपोर्टिव बिहेवियर के साथ। और इसी तरह अगर कोई बंदा आता है, फ़र्ज़ करें कहीं पे प्रोबेशन का स्टाइल चल रहा होता है कि 1 साल की प्रोबेशन होती है, उस पीरियड को ऑब्ज़र्व करना। अच्छा, अगर कोई उसको टीचर्स को मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, अपनी टीचिंग के अंदर स्टूडेंट्स के साथ, तो वो भी उसको मिल के उसका हल तलाश करना और उसे जो प्रॉपर है वो गाइड करना, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ जनरल चीज़ें हैं। रिप्रेजेंटिंग द स्कूल बोथ इंटरनल एक्सटर्नल इंक्लूड रिप्रेजेंट, तो वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, यानी कि ऊपर हायर अथॉरिटी के साथ भी और अपनी लोअर फॉर्मेशंस के साथ भी, ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग एंड इनकरेजिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्लो टू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स विद द स्कूल रिगार्डिंग स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट्स, तो कम्युनिकेशन भी उसी के ज़िम्मे होती है, यानी कि हायर अथॉरिटीज़ उसके साथ कम्युनिकेट करती है, फिर उसने आप कम्युनिकेट करना होता है अपने टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स से रिलेटेड अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो स्टूडेंट तक पहुंचाना, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, आपको इन चीज़ों का आइडिया भी होगा सारा। अच्छा, अगली बात है एब्सेंस ऑफ हेड स्कूल, अगर हेड एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर तो 3 से ज़्यादा दिनों के लिए और 21 से कम दिनों के लिए, ठीक है, 3 और 21 के 3 एंड 21 के जो करीब करीब है, यानी कि अगर उसकी छुट्टियां 3 दिन से लेके 21 दिन तक हैं हेड्स की, ठीक है, तो हेडमास्टर जो है वो एक किसी के साथ जो एक्टिंग हेड होगा उसके साथ एग्रीमेंट करके जाएगा, चीज़ें उसको संभाल के देगा और उससे संभाल के उसने लेनी होती हैं, या काम शाम उसके ज़िम्मे लगा के जाएगा। तो एकेडमिक हेड होता है, ज़ाहिर सी बात है, एक ऊपर हेड होता है, फिर वो नीचे हेड्स बना देता है कि ये आप फाइनेंस को डील करें, आप एकेडमिक देखें, आप एग्ज़ामिनेशन देखें, आप जो है क्लीनलीनेस को देखें। नीचे हेड्स बना देते हैं जिन्हें हम हेड्स तो नहीं कहते, इन चार्जेस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये सारी दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवेल्युएटिव रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एवेल्युएशन कैसे करती है। तो इंशाल्लाह इसको हम कल के अपने लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए ऊपर वाला जितना हमने पढ़ लिया है वो काफ़ी, आप इसे तैयार करें। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।